नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 न्यायपालिका द जुडिशरी और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 6। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की और अधिकार की। ये कौन से अधिकारों की बात हो रही है? ये नागरिकों के अधिकार हैं, ये विधायिका के अधिकार हैं, ये कार्यपालिका के अधिकार हैं, ये न्यायपालिका के अधिकार हैं। कौन से अधिकारों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और इस क्वेश्चन मार्क का आपको आंसर कब मिलेगा? जब अपनी पूरा वीडियो एंड तक देख लेंगे तब आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। न्यायपालिका और अधिकार। देखिए, एक बात आप हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि इतिहास को आप भुला नहीं सकते, इतिहास को आपको याद रखना होगा। और इतिहास क्या है कि मेरा 1 मिनट पहले का भी है ना, वो भी मेरा इतिहास है, वो भी मेरी हाई स्टोरी है, हिस्ट्री है। यहां पे मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने जो कुछ भी पहले पढ़ा है, चाहे इस चैप्टर में चाहे इस किताब में, जो कुछ भी पढ़ा है आपको उसको भुलाना नहीं है। आपको एक एक चीज को लिंक करते हुए चलना है कि भाई चैप्टर 1 चैप्टर 2 से क्या लिंक था, चैप्टर 2 का चैप्टर 3 से क्या लिंक था, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 चैप्टर 5 में, और चैप्टर 5 का चैप्टर 6 से और चैप्टर 6 तक के 7 8 9 10 में। तो हम लोगों को हर चीज को इंटरलिंक करते हुए चलना है। और सामाजिक के जितने भी विषय हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, अगर जब तक आप किसी भी चीज को इंटरकनेक्ट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप उनको जोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उन चीजों को नहीं समझ सकते। और एक राजनीति विज्ञान का शिक्षक होने के नाते, एक राजनीति विज्ञान का एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा ये फर्ज होता है कि हम समाज को जोड़ें, हम ना कि तोड़ें। और जिस प्रकार से हमें समाज को जोड़ने की जरूरत है, उसी प्रकार से हमें क्या है, राजनीति के या किसी भी विषय को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक टॉपिक को जोड़ने की जरूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये शब्दों में पूरा संसार समाया है। आप शब्दों से पूरे संसार को समझ सकते हैं, आप शब्दों से पूरे संसार, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है तो मैं शब्दों से समझ जाऊंगा कि वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसमें अहंकार है या विनम्रता है। शब्दों से हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों को अपन लोगों ने एक एक शब्द को बड़े विस्तार से और विस्तृत में हम लोगों ने समझा, बिल्कुल उसकी गहराई में उतर के समझा। हमने एक एक शब्द को समझा, एक एक टॉपिक को समझा और एक एक टॉपिक से हम लोगों ने एक एक चैप्टर को समझा। अब उन चैप्टर्स के बीच में इंटरलिंक कनेक्शन करना यह आप लोगों का काम। चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, 6 पढ़े, हर चैप्टर को जोड़ते चले जाए। अब आप बोलोगे सर आज इतना लंबा चौड़ा ज्ञान आप क्यों दे रहे हो? तो आज आप लोगों को ये लंबा चौड़ा ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पर आज जो बात हो रही है अधिकारों की, ये कौन से चैप्टर की बात हो रही है? बात हो रही है चैप्टर नंबर 2 की। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 जो अभी पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, ये, और चैप्टर 2 जो पढ़ा था भारत के संविधान में मौलिक अधिकार या भारत के संविधान में अधिकार, उस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज ये टॉपिक आ गया। अब जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर 2 अधिकार नहीं देखा होगा, ठीक है, अधिकारों के बारे में नहीं समझा होगा, मौलिक अधिकार नहीं जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि रीट क्या होती है, ठीक है, रीट किस प्रकार से पारित सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते हैं, कौन कौन से कोर्ट कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग चैप्टर 2 में विस्तार से और विस्तृत में जान करके आए। तो इसीलिए हमेशा कहता हूं कि एक एक चीजों को बड़ी गहराई से आप लोगों को समझना है, क्योंकि हमारा जो सपना है, हमारा जो ड्रीम है, वो सिर्फ और सिर्फ 11th क्रैक करना नहीं है। हमारा सपना है यूपीएससी तक पहुंचना। 11th क्रैक करने के लिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको जो स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको 5-7 आंसर्स लिखाएंगे कि बेटा ये याद कर लेना, पास कर देंगे, आप 90 या 99% आप 11th में लेकर के आ जाएंगे। इतना विस्तार से और इतना विस्तृत में जो पढ़ाया जा रहा है वो 11th 12th के लिए थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। मेरा सपना वो है, मेरा टारगेट वो है, और वो टारगेट मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी हाल में अचीव करें। चलिए तो अब देखते हैं कि न्यायपालिका और अधिकार। अब इस चैप्टर में हमारे 2 ही टॉपिक बाकी रह गए बच्चों, एक है न्यायपालिका और अधिकार और दूसरा है न्यायपालिका और संसद। आज वाला जो टॉपिक है वो अध्याय 2 से जुड़ा हुआ है और अगला वाला जो टॉपिक रहेगा न्यायपालिका और संसद, वो अध्याय 5 मतलब विधायिका से जुड़ा हुआ होगा। आज हम लोगों को ये जानना है कि न्यायपालिका का अधिकारों में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रोल है, कहां तक उनका एंगेजमेंट है, कहां तक न्यायपालिका उनमें दखलंदाजी कर सकता है, किस प्रकार से न्यायपालिका अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, वो आज के चैप्टर में हम लोगों को जानना है, सॉरी आज के लेक्चर में हम लोगों को जानना है। अब देखिए न्यायपालिका के बारे में अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि न्यायपालिका क्या होती है क्या नहीं, ठीक है, काफी कुछ हम लोग जान चुके हैं।
और न्यायपालिका के लिए हमेशा से एक बात कही गई है, 2-3 बातें आप न्यायपालिका के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इसको भारत की न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। इस सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षण करना इसका मुख्य काम है। मौलिक अधिकार का संरक्षण करना, उनको बचाना, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों के बाद, दूसरी बात मैं करता हूं सुप्रीम कोर्ट की कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, उनको बचाना, ये उसका मुख्य काम है। देश में सर्वोच्च संस्था है, देश में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, और देश में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होने के नाते इसकी ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान का व्याख्याकार भी है, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाला, संविधान की व्याख्या करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संविधान का व्याख्याकार, ये दो मुख्यतः हमें आज के में चर्चा करनी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है, मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से बचा रहा है, और बचा किससे रहा है, व्यक्तिगत से भी बचा रहा है, इंडिविजुअल भी किसी के मौलिक अधिकार को खराब ना करे, राज्य भी खराब ना करे, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, कोई भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को खराब ना करे। और उन मौलिक अधिकारों को मिलने के लिए और वो मौलिक अधिकार लोगों को दिलाने के लिए अगर न्यायपालिका को आगे से चल करके भी अपना रोल निभाना पड़ेगा तो वो निभाएगी। यही बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जानी थी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी, जो जस्टिस न्यायमूर्ति रहे कृष्णा अय्यर जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लेटर मिलने पर उसको पूरा मुकदमा बना करके उस पर सुनवाई करी। तो न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म रहा। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा जान करके आ चुके हैं, उसकी क्या अच्छी बातें रही, क्या बुरी बातें रही, वो सब कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आज मुख्यतः बस बात इतनी सी करनी है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में न्यायपालिका का क्या रोल रहेगा, और संविधान का व्याख्याकार होने में न्यायपालिका का या सर्वोच्च न्यायालय का क्या रोल है वो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। देखिए एक बात आप हमेशा समझिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या कहा था कि जब न्यायिक सक्रियता है तो वहां पर क्या है कि न्यायपालिका फ्रंट सीट पर आ चुका है और कार्यपालिका और विधायिका को पीछे भेज दिया। ये कार्यपालिका और विधायिका को पीछे भेजना क्यों पड़ा, क्योंकि कारण क्या था कि वहां पर उस समय अस्थायी सरकार का दौर चल रहा था। अस्थायी सरकार का दौर चल रहा था। अस्थायी सरकारों का दौर चलने का मतलब क्या, गठबंधन की सरकार है, अभी बनी फिर गिरी, फिर बनी फिर गिरी। ये बिल्कुल वैसा सीन चल रहा था जैसा आप लोगों को बचपन में याद होगा कि छतों पे एंटीने हुआ करते थे और एक व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ करता था और एक ऊपर से एंटीने को हिलाया करता था। नीचे वाला बोलता था आ गई आ गई आ गई आ गई, फिर वो छोड़ता, अरे गई 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 भाई गई गई, फिर बोलता था आ गई आ गई आ गई। तो वो वाला सा सीन है। तो सरकार भी बन गई बन गई बन गई बन गई, फिर 2 दिन बाद अरे गिर गई गिर गई गिर गई, फिर वापस से 2 दिन बाद बन गई बन गई बन गई। तो इस प्रकार का जो सीन है ना वो चलता रहता था। तो सरकारों में अस्थिरता थी। विधायिका, कार्यपालिका अपनी सरकारों को बचाने में बिजी था, तो इसलिए न्यायपालिका ने बोला तुम सरकार सरकार खेलो, मैं देश के संविधान को और देश के मौलिक अधिकारों को बचाने का काम करता हूं। तुम सरकार बचाओ, मैं संविधान को बचाता हूं। इसलिए न्यायपालिका क्या हो गया, फ्रंट सीट पर आ गया। संविधान के निर्माताओं की बुद्धि का विकास, आप बुद्धि किस स्तर की थी वो आप यहां से देख सकते हैं। संविधान निर्माताओं को पता था कि विधायिका, कार्यपालिका हो सकता है कि सरकार के गठन में ज्यादा मुख्य भूमिका निभाए, वो सरकार को चलाने में, सरकार बनाने में, इस चीज में ज्यादा समय अपना व्यस्त कर दे। इसलिए मौलिक अधिकारों की अगर जिम्मेदारी किसी को सौंपनी चाहिए तो किसको सौंपनी चाहिए, न्यायपालिका को सौंपनी चाहिए। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको देना चाहिए, न्यायपालिका को देना चाहिए। यह न्यायपालिका वह है जहां पर बिल्कुल जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है वही व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा, जिसको कानून का, जिसको संविधान का ज्ञान होगा वही व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा। और वह व्यक्ति लोगों से झूठे वादे नहीं कर करके आया, वो व्यक्ति लोगों की भावनाओं को नहीं, बस वो सिर्फ और सिर्फ एक बात को जानता है कि देश की संविधान क्या कहता है, देश की कानून की किताब क्या कहती है। यहां पर इसीलिए संविधान ने क्या करा है कि न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। कहा है न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली कहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना यह आपका दायित्व है, यह आपकी दायित्व है, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपको करना ही होगा, यह आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इस दायित्व को आप जितना अच्छे से निभाएंगे उतनी ही सम्मान आप समाज में
लोगों से पाएंगे। जब जब भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। अब मुझे आज एक बात आप बताइए, अपन ने मचंग लालुंग वाला केस पढ़ा था, मचंग लालुंग वाला जो केस पढ़ा वो, 1979 वाला जो पुष्पा हिंगोरानी जी का केस पढ़ा वो, 1980 में दिल्ली प्रशासन वाला केस पढ़ा वो। इन तीनों चारों केसों को देख करके आपको पढ़कर करके ऐसा एहसास नहीं होता कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में रहते हैं, उस भारत में जहाँ की न्यायपालिका मतलब इतना इंटरेस्ट लेकर के काम कर रही है, इतना इंटरेस्ट लेकर के काम कर रही है। अब सोचो, जब हमारे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से इतना सम्मान न्यायपालिका के लिए पैदा हो रहा है, तो सोचो जिनको न्याय मिला होगा उनका सम्मान का स्तर क्या होगा, हाई लेवल जो रेस्पेक्ट है वो होगी। ठीक है कि नहीं देखो न्यायपालिका ने उनको न्याय दिलाया था तो हमें भी न्याय दिलाएगा। न्याय की नजर में सब यह है कि न्यायपालिका हमें न्याय देगी, हमारे साथ गलत या अन्याय नहीं होने देगी। ओके, तो अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का होगा। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। अब देखो, संविधान ने ये तो बोल दिया रक्षा करनी है। देखो जैसे क्या होता है, मान लो मैं मकान का मालिक हूं, मैंने गार्ड रखा और मैंने इसको बोला था कि भाई चोर से डाकू से इनको बचा करके रखना। अब वो बोलेगा मालिक बचा तो लूंगा, कुछ हथियार तो दो, किससे बचाऊं, मुझे ही मार गए तब क्या कर लूँ। मैंने बोला बात तो सही है, मैं ये तो एक तो पकड़ लठ, ठीक है लठ समझते हो, लाठी वाठी आती जो हो, और एक ही छोटी मोटी बंदूक, मारना मत किसी को, नहीं केस में फंस जाएगा, सिर्फ डराने के लिए। बोले अच्छा ठीक। तो मैंने क्या करा, घर की रक्षा करने के लिए उसको हथियार सौंपे, तरीका बताया कि ऐसे ऐसे तू घर को बचा सकता है। अब जब देश में करोड़ों लाखों लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी हो तो संविधान भी तो कुछ ना कुछ तो उनको देगा। तो दो विधियां, दो तरीके उनको दिए हैं। वो दो विधियां कौन कौन सी है आइए जानते हैं। पहली विधि है रिट जारी करने की, ठीक है, रिट जारी करने की। और फिर मैं कहता हूं ये वो वाला रीट भी नहीं है जो नाकों से आता है, ठीक है, जो सर्दी के मौसम में नाक से रीट आता है वो भी नहीं है। राजस्थान में जो रीट की परीक्षा होती है वो भी नहीं है। ये रीट कौन सा है, ये रीट अनुच्छेद 32 के तहत भारत का संविधान ये कहता है, मौलिक अधिकारों के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि भारत का संविधान ये कहता है जब भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अपने छठे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको इतनी शक्ति, इतनी ताकत देश का संविधान देता है। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको जिला न्यायालय में जाना ही नहीं है। आप हाई कोर्ट में भी नहीं जाना चाहते मत जाइए, आप जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहली प्राथमिकता पर आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। तो रिट एक तरीके से विशेष आदेश हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार को जारी करते हैं, कार्यपालिका को जारी करते हैं, विशेष व्यक्ति को जारी करते हैं, संस्था को जारी करते हैं और कहते हैं कि भैया जी इस पे आप काम करिए, ऐसा करिए या ऐसा मत करिए, ये व्यक्ति का विशेष अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये उसको मिलना चाहिए। रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अनुच्छेद 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर, एक तरीका मिल गया रिट जारी कर करके। रिट जारी कर करके कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी कर दी, ठीक है, इसको पेश किया जाए, ठीक है, इसको ये सवाल का जवाब जो न्यायपालिका है वो मांगती। रिट जारी करने का मतलब एक विशेष आदेश देने की जो विशेष ताकत है वो संविधान ने किसको दी है, न्यायपालिका को दी। इसी प्रकार से ये पांचों की पांचों जो रिट है ना वो हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। पर अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में करता है और ये आर्टिकल 226 में करता है। वो आर्टिकल 32 में करता है, ये आर्टिकल 226 में करता है, बस बाकी दोनों का सेम पावर है। जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार, रेट के मामले में दोनों का सेम है। दूसरा काम, किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर, अनुच्छेद 13। अब जब मौलिक अधिकार वाला चैप्टर पढ़ा था तो मौलिक अधिकार जो हमारे हैं भैया वो है भाग 3 में। किसमें है, भाग 3, ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 जो है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 ने राज्य की परिभाषा बताई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया है। अब राज्य यहां पर राजस्थान मध्य प्रदेश वाले नहीं है, राज्य की पूरी परिभाषा अपन लोग वहां जान चुके हैं। और आर्टिकल 13 ये कहता है,
अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान के विपरीत में हो, उसे न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, गैर संवैधानिक या गैर कानूनी इसको घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 13 के तहत किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करना उसका दायित्व है, उसकी सरकार न्यायपालिका के पास ये पावर है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत। अब देखिए आपकी किताब में ब्रैकेट में लिख करके दिया है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। अब ये चीजें मैंने तो आपको पहले ही पढ़ा दी है। अब जहां पर जिन जिन अनुच्छेदों का प्रयोग आपकी किताब में भी करा गया है, उन अनुच्छेदों को तो आपको एटलीस्ट 11th के लिए अच्छे से तैयार करना ही करना है, क्योंकि वो आपको वहां पे लिखने भी है। और जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा में भी पढ़ाया है, वो एक्स्ट्रा वाला भी अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं उनसे। अब ये एक बात देखिए कि गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, कोई भी कानून आया उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अब गैर संवैधानिक कब घोषित करेगा? जब उसको क्या करा जाएगा, एक बार देखा जाएगा कि कानून कैसा है, कानून क्या है, कानून क्या नहीं है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं रिव्यू करेगा। क्या करेगा? रिव्यू करेगा। मतलब एक बार उसे वापस देखना होगा। अब वापस देखने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, अब वो एक बार उसको रिव्यू करे। एक बार तो संसद ने देख लिया, कार्यपालिका ने देख लिया, ठीक है, अब जरूरी वो भी रिव्यू करे। रिव्यू करके ही पता लगाएगा ये कानून सही है या गलत है। तो जो जुडिशरी के द्वारा जो रिव्यू कराया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू का कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जुडिशियल जो रिव्यू है, इसकी बात भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं करेगी। जुडिशियल रिव्यू की बात भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखी गई। भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग भी नहीं करा गया। परंतु अनुच्छेद 13 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत में हो, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है आर्टिकल 13 के तहत। तो गैर संवैधानिक घोषित करने के लिए उसको रिव्यू करना होगा। इसलिए हम मान करके चलते हैं कि भारत का संविधान ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू की ताकत न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सौंपता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों ने यहां पर दो प्रावधान देखे, पहला रिट जारी करने का और दूसरा गैर संवैधानिक करने का। अब इन दोनों प्रावधानों का क्या असर है? दो प्रावधान जो है उनका क्या असर? पहला, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण। यहां पर आप एक बात ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे दो प्रावधान कर दिए, दो मुख्य काम कर दिए जो कि उनको करने। पहला है नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक, उसको संरक्षक घोषित कर दिया गया, उसको गार्जियन घोषित कर दिया गया कि मौलिक अधिकारों को अगर बचाने वाला कोई है इस देश में तो वो कौन है? न्यायपालिका है, जुडिशरी है। न्यायपालिका की ही जिम्मेदारी है वो देखे कि भैया मौलिक अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। और देखिए जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ा, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ा, आप उससे समझिए कि कहां तक इन्वॉल्वमेंट जो है जुडिशरी का वो बढ़ चुका है। और उससे इतना सिस्टम अब आसान कर दिया है कि अगर कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां पर उनके आधार पर कोई भी व्यक्ति एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से उस मुकदमे की सुनवाई करवा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के समय समय पर मतलब और इनको मजबूत बनाने के लिए जैसे कि PIA लगाई गई, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया गया। ऐसे अनेकों केसेस हुए जिन केसेस से नई नई बातें निकल करके आई। जैसे मैं हमेशा कहता हूं केशवानंद भारती केस, 1973 का केशवानंद भारती केस, KBC, ठीक है। तो 1973 का केशवानंद जो भारती केस है, उस केशवानंद भारती केस में भी ये बात आई, मूल ढांचे की बात आई। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर की क्या आती है? बात आती है। तो मूल ढांचा एक नया शब्द वहां पे प्रयोग हुआ, ठीक है। PIL समय समय पर लगती है तो नई नई चीजें सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कार्यपालिका को, सरकार को ये भी करना चाहिए, सरकार को ऐसा भी करना चाहिए, सरकार ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। तो अलग अलग समय पर जब जब PIA लगती है या कोई सरकार के खिलाफ केस करता है, उन केसेस से नई नई समय पे नए नए मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ऐसे भी केसेस गए हैं कि जैसे भाई मान लीजिए मैं फॉरेन जाना चाहता हूं और मुझे सरकार रोक रही, अब सरकार रोक रही है तो फिर मेरे आर्टिकल 21 के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 21 तो मुझे जीवन जीने का अधिकार देता है ना, और जीवन जीने में मेरा बाहर आना जाना भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी सुनवाई करी, तो वहां पर भी मौलिक अधिकारों के संरक्षक के मामले में देखा गया है, ठीक है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना पहला प्रावधान। दूसरा है संविधान के व्याख्याकार। संविधान का व्याख्याकार, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, देखिए संविधान जो है एक कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है और कानूनी भी है। और भारत के संविधान के लिए एक बात विशेषतः कही जाती है
कि वो जीवंत दस्तावेज भी है, कानूनी दस्तावेज भी है और जीवंत दस्तावेज भी, लिविंग डॉक्यूमेंट पे। इस पर तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है। और एक बार मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब 2016 में डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी संसद में कहते हैं कि अगर भारत का संविधान जीवंत डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। लिविंग डॉक्यूमेंट है मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कानून कायदे नहीं है, समाज के हर वर्ग से जुड़ी हुई जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान है। देखिए, अब कानूनी दस्तावेज है संविधान, तो कानून की जो थोड़ी सी लैंग्वेज होती है वो होती है डिफिकल्ट। कानून की जो लैंग्वेज होती है वो होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट। और अब कानून की लैंग्वेज को कौन समझा सकता है? जिन्होंने कानून पढ़ा वही समझा सकते हैं। इसीलिए संविधान का जो व्याख्याकार बताया गया वो किसको बताया गया? सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा कानून के पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो लोग बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस वही पढ़ा सकता है जो पॉलिटिकल साइंस को जानता हो, ठीक है। वो तो पढ़ाएगा नहीं जो कि दूसरे सब्जेक्ट जानता हो, वो नहीं पढ़ा सकता। या जैसे मान लीजिए बायो पढ़ना हो तो बायो वही पढ़ा सकता है जो कि बायो को जानता हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं सकता भाई, अपना तो साइंस से दूर दूर तक रिश्ता नहीं। तो कानूनी लैंग्वेज संविधान की थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसको कानून के लोग वही समझा सकते हैं। इसलिए संविधान का जो व्याख्याकार बनाया गया वो किसको बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। अब यही से जो व्याख्याकार वाली बात, यही से निकल के आता है एक कॉन्सेप्ट, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन ये क्या है सर? अभी तक आपने इस पर तो चर्चा करी नहीं, करी है बच्चों, करी है। जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो है, अब इस जुडिशियल रिव्यू में क्या होगा कि अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ हो या मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो उसको क्या कर दिया जाए? गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाए, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक और संविधान का व्याख्याकार। संविधान के व्याख्याकार में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। कल के लेक्चर में जुडिशियल एक्टिविज्म पर चर्चा करी थी, आज हम लोग चर्चा करेंगे जुडिशियल रिव्यू पे। और देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक आधार है जिससे कि आप मौलिक अधिकारों को बचा सकते हैं। क्योंकि सरकार ने कोई भी कानून बनाया, अगर न्यायपालिका के पास उसको रिव्यू करने की ताकत नहीं होगी, अगर न्यायपालिका उस पर सोच विचार करने की ताकत नहीं होगी, तो फिर वो किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का संरक्षक बन पाएगा? तो जुडिशियल रिव्यू और मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनना, ये फिर से कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि कल पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म था। अब आइए समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो किसी भी कानून की संवैधानिक जांच सकता है। संवैधानिकता मतलब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेस है उसको चेक कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी कानून बनाया गया, XY ये कानून है। अब इस कानून को संविधान के जितने भी मापदंड है, संविधान के जितने भी अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के आधार पर मेजर करके देखेगा। इससे कोई मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा है, संविधान के तो कोई विपरीत चीज नहीं है, संविधान के तो कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं गया, संविधान से तो बाहर कुछ नहीं गया, तो संवैधानिकता जो है उसको जांच सकता है। और अगर कोई भी ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, अगेंस्ट में हो, तो उसे न्यायालय क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, या हम कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे घोषित कर सकता है कि ये जो चीज है ये संविधान में नहीं और संविधान के आप विपरीत जाकर के काम कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे? उसको गलत घोषित कर देंगे। मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। मूल अधिकारों के विपरीत, देखिए यहाँ पर बात हो गई संवैधानिकता जांच करने की। संविधान में सब कुछ आ गया, मूल अधिकार, डीपीएसपी, ईपीएसपी सब कुछ आ गया। तो मूल अधिकारों के विपरीत हो या किसी के विपरीत हो, सर्वोच्च न्यायालय इस कानून को क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है या रद्द कर सकता है। जैसा कि अपन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, 1951 वाला जब दौर रहा, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं और नेहरू जी सबसे पहले क्या चाहते हैं कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान होना चाहिए, और उसके उत्थान के लिए जरूरी था कि जमींदारी व्यवस्था खत्म हो, ठीक है। जो जमीन जमींदारों के पास एक्स्ट्रा है वो जमीन उन गरीबों में, उन पिछड़े वर्ग के लोगों में बांट दी जाए। तो परंतु हमारे संविधान का अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 ये दो ये कहते थे कि आपको जमीन रखने का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 31 मुख्यतः बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी की, संपत्ति के अधिकार की बात करता था, ठीक है।
तो अब इससे थोड़ा सा पेच फंस गया, सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, सरकार समस्या में आ गई। जैसे ही सरकार किसी की जमीन लेने की कोशिश करती, जमींदारों की जमीनों को कम करने की कोशिश करती और गरीबों में बांटने की कोशिश करती, वो कहाँ चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। और कहते थे सर ये संविधान में लिखा हुआ है, सरकार संविधान के खिलाफ काम करे। सुप्रीम कोर्ट, बात तो सही है। तो जैसे ही नेहरू जी कुछ करते, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता। तो नेहरू जी ने बोला ठीक है, बोले बात तो सही है। उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए, कुछ चेंजेस कर दिए गए। और वो चेंजेस क्या थे? जब अपन लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तब उसमें ये बात जानी थी। संघीय संबंधों के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग। देखिए, अब पहला तो क्या हो गया कि संवैधानिकता की जांच करते समय, मतलब मुख्यतः मौलिक अधिकारों का ध्यान रखेंगे तब भी न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू आएगा। दूसरा, संघीय संबंधों के मामले में। संघीय संबंधों का मतलब क्या हो गया? संघीय संबंध किस किस के बीच में होंगे? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा? संघीय संबंध होंगे। ठीक है, उनके बीच में फेडरल रिलेशंस होंगे कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो उसका भी क्या कर सकता है? वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, जो राज्य सूची है उसमें लिखा हुआ है कि भैया ये काम किसका है? राज्य का होगा, उसको केंद्र नहीं कर सकता। पर मान लो वो मुद्दे पे केंद्र सरकार काम करने लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने लगी, तो ये तो संघीय संबंध खराब कर रहा है। केंद्र सरकार जानबूझ करके मनमानी कर रहा है राज्य सरकारों की सूची पे काम करने का, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जब भी कोई संघीय मामला होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई मामला हो, दो राज्य सरकारों के बीच में मामला हो, तो यह मौलिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके केसेस को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो होता है वही सोल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट साहब बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट सही है, मतलब क्या करा? रिव्यू करा उस बात का, और रिव्यू करके पाया कि सुप्रीम कोर्ट सही है। या कभी मान लो कि कोई मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी करके फालतू में ही कानून बना रहा है, तो फिर वहां पर भी केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू करके ये बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सही है या स्टेट गवर्नमेंट सही है। तो ये क्या है कि शक्ति का बंटवारा है। शक्ति का बंटवारा दो प्रकार से हुआ है, एक क्षैतिज वितरण और एक लंबवत वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण में क्या क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसमें क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये जो वाला शक्तियों का विभाजन है, जो शक्तियों का बंटवारा करा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, इन शक्तियों के बंटवारे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बनाए रखने की कोशिश न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। ठीक है, अब जो पूरा का पूरा सिस्टम संसद पे लागू हो रहा है, वो पूरा का पूरा राज्यों की विधायिका पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि राज्यों की विधायिका है, राज्यों की विधायिका का मतलब कोई जैसे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, यूपी की, बिहार की, कहीं की कोई भी विधानसभा कुछ भी कानून बना दे, नहीं नहीं नहीं, उनकी भी चेकिंग होगी, जुडिशियल रिव्यू आएगा कि संविधान के पक्ष में है, विपक्ष में। विपक्ष में हुआ तो चलो छुट्टी, उस कानून चलने ही नहीं देंगे। मौलिक अधिकारों के खिलाफ हुआ तो उस कानून को चलने ही नहीं देंगे। ठीक है, या राज्यों की जो स्थानीय सरकारें हैं और उस सरकारों के बीच में कोई मुद्दा हो जाए तो उस बात में वो पहले ये भी बात है कि वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, पर उनका भी क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन होगा। नोट, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। देखिए, अब इस प्रकार एक नोट पर हम लोग आ जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन इस जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है। ठीक है, परीक्षण कर सकता है, चेक कर सकता है कि वो कानून सही है या नहीं है। उसमें कानून का परीक्षण करते समय वो दो बातों को ध्यान रखता है कि एक तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मतलब दो क्षेत्रों में वो मुख्यतः काम कर रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और दूसरा संविधान में जो शक्ति विभाजन हो रखा है केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में, वो शक्ति विभाजन सही हो, वो खराब ना हो, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। ये चेक करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। रीट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। अब रीट जारी करना, जो 5 रीट जारी करने का ताकत भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को दिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अब आपसे कभी भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? बोले कोई से अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ। तो बोले फिर जुडिशियल रिव्यू की पावर आई तो आई कहां से उनके पास? तो फिर आप ये कहेंगे कि आर्टिकल 13
अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान के अगर विपरीत कानून होगा तो उस कानून को निरस्त करने का, उसको हटाने का पूरा जो अधिकार होगा वो किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को होगा। और सुप्रीम कोर्ट कब हटाएगा? जब रिव्यू करेगा। तो यहां से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत में आ जाती है। और रिट जारी करना तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। यह सर्वोच्च न्यायालय की अत्यंत सबसे शक्तिशाली इसको बना देती है, सबसे ज्यादा पावरफुल इसको बनाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में दो काम आ जाएंगे। पहला तो विधायिका द्वारा जितने भी पारित कानून है वो उन सभी कानूनों को क्या है? चेक कर सकता है और संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कर सकता है, बता देगा कि संविधान में ये बात लिखी है तो उसका ये उद्देश्य है। इस प्रकार से सरकार को, विधायिका को, कार्यपालिका को काम करना चाहिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन दो में मुख्यतः काम आ रहा है। किस किस में काम आ रहा है? देश में विधायिका जो भी कानून बना रही है उसकी जांच पड़ताल करने में और संविधान की व्याख्या करने में। ये दो मुख्य शक्तियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भारत का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। काफी लोगों का मानना, और मानना क्या, ये बात सत्य भी है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू है, इससे न्यायपालिका संविधान की भी बहुत बेहतर तरीके से रक्षा करती है और नागरिकों के जो अधिकार है उनकी भी रक्षा करती है। दोनों की अच्छे से रक्षा कर रही है, संविधान की भी अच्छे से रक्षा कर रही है और नागरिकों के अधिकारों की भी अच्छे से रक्षा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो, उसके पास ये पावर आ गई कि वो किसी भी मुद्दे को वापस से क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है। और रिव्यू जब कर सकती है तो कोई भी गलती विधायिका से, कार्यपालिका से हुई होगी तो उस गलती को सुधार कर सकती है। और जरूरी नहीं है कि हर बार कानून को कैंसिल ही करवा दे। काफी बार क्या होता है, कुछ सुझाव भी दे दे कि देखिए ये जो समस्या है इनमें सुधार करें, बाकी सब ठीक है। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था करी है भारत के संविधान ने, ये उससे संविधान की अच्छी रक्षा होगी और नागरिकों के अधिकारों की, ये लोगों का मानना है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की। अब देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू और उसके साथ रिट जारी करना, ये दो ताकत तो भारत के संविधान ने किसको दे दी? न्यायपालिका को दे दी। उसके साथ प्लस जब से ये PIL की व्यवस्था, ये सिस्टम आया है, जनहित याचिका वाला जो सिस्टम आया है, ठीक है, सोशल एक्शन लिटिगेशन जो आया है, इसके बाद और भी ज्यादा न्यायपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई है। न्यायपालिका और भी अब क्या हो गई है? ताकतवर हो गई है। अब PIL के तहत न्यायपालिका और भी ज्यादा जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, किसी भी मुद्दे में मान लीजिए PIL लगा देगी कि भैया सरकार ये कानून बनाती है, इस कानून में सरकार ये गलती करती है, जुडिशियल इसको देखे, ध्यान में देवे, ठीक है। कोई भी PIL के तहत वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है, कोई भी PIL के तहत वो रिट जारी कर सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बिहार वाला क्या केस है, बिहार वाला ये था कि भाई उनको बंदी बना रखा है, उनको छोड़े, कोर्ट में पेश कर, तो वो हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आ जाता है। क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था? याद है आप लोगों को? बताइएगा, याद है या नहीं? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया था बच्चों? अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो उसका उल्लेख करा था हम लोगों ने। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, ठीक है, फोर्स्ड लेबर, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो तीन चीजों की बात करती है। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब हो गया जहां पर आपको बिना पेमेंट दिए काम कराया जाए। लोगों की खरीद फरोख्त, ठीक है, मतलब विशेष करके महिलाओं को और बच्चों को क्या है कि खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, उनसे काम कराने के लिए, उनसे गलत काम करने के लिए, ठीक है। और खतरनाक काम जैसे कि किसी फैक्ट्री में या कहीं पर जो बच्चे काम करते हैं, बाल श्रम, इन पर प्रतिबंध लगाया आर्टिकल 23 के तहत। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाए। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनता, क्वेश्चन यहां से बन सकता। ये पूरा का पूरा उठा करके दे देंगे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का आपने उल्लेख किया है और आपने पढ़ा है और उसमें बंधुआ मजदूरी ये आते हैं। तो अब बताइए कि अगर कोई से अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई गरीब व्यक्ति कैसे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ठीक है ना। तो वो आप बताना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आप क्वेश्चन का आंसर अपन देख लेते हैं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालय के लिए संभव हो पाया कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सके। अब जनहित याचिका जब से आई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, न्यायिक सक्रियता जब से आई, जुडिशियल एक्टिविज्म तब से है, न्यायालय के लिए संभव हो पाया कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकता है। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया। जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण, ये सब।
इस प्रवृत्ति ने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। तो PIL जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता है, उसने क्या कर दिया, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। मतलब उनके लिए भी अब अधिकार क्या है, वैल्यूएबल हो गए, मतलब वो भी अब अधिकारों का इस्तेमाल सच में कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। अब आपको पता है कि जनहित याचिका धीरे धीरे हर देश में क्या होती जा रही है, लोकप्रिय होती जा रही है। विश्व के अनेक न्यायालयों, खासतौर दक्षिण एशिया, ठीक है, और अफ्रीका में भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग किया जा रहा है। कहां पर, दक्षिण एशिया में और अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, मैंने यहाँ पे फोटो लगाई नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, अच्छे से भली बातें परिचित होंगे इनसे। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों में जनहित याचिका को रखा गया है, ठीक है, जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सकता है। और अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, वहां पर विशेष करके एक संवैधानिक न्यायालय घोषित करे गए, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए गए। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो संवैधानिक न्यायालय ही उसको सुलझाएंगे, ठीक है। तो जनहित याचिका को क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया है। और मौलिक अधिकार का अगर कभी भी उल्लंघन होता है दक्षिण अफ्रीका में, तो संवैधानिक न्यायालय में जाकर के आप उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, न्यायपालिका और संसद, ठीक है। और आपको कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसे चल रहे हैं लेक्चर्स वो भी बताइएगा, और अपनी तैयारी को जी जान लगा करके करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।